आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है। जिस तरह से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये नहीं होता, ठीक है। तो लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहला जो ऑपरेशन है यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स है। चार तरह का यहाँ पर हम ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट्स में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो लिखा हुआ है लेट ए एंड बी। लेट ए एंड बी मतलब कि एक सेट आपको ए दिया और एक सेट आपको क्या दिया हुआ है, बी। एनी टू सेट्स द यूनियन ऑफ ए एंड बी, मतलब कि जो यूनियन ऑफ ए एंड बी होगा, इधर सेट मतलब कि ए का और बी का अगर हम यूनियन करेंगे, यूनियन करने का मतलब होता है उसको एक साथ करना। यूनियन मतलब क्या होता है, समूह होता है, इकट्ठा एक साथ करना होता है। ऐसे जे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसान यूनियन होता है, इस तरह से मजदूर यूनियन होता है। तो उसी तरह से यूनियन मतलब क्या होता है कि एक समूह होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ कि ए और बी, सेट ए और सेट बी का क्या होगा, एक समूह होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर ए यूनियन बी पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि ए एंड बी इज द सेट, मतलब कि ए और बी का जो यूनियन होगा वो एक सेट होगा। विच कंसिस्ट माने जिसमें ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब कि जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट क्या होगा, आएगा। मतलब कि ए सेट ए एक हमारे पास दिया हुआ है, एक सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी। ये दोनों को मिला करके हमको एक यूनियन बनाना है जो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो एक मान लीजिए कि एक एलिमेंट का एक सेट क्या होगा, सी होगा, जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट क्या होगा, कंसिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ए का एलिमेंट दिया हुआ है ए ई, ठीक है, और बी का एलिमेंट मान लीजिए दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों को मिलाकर के यूनियन अगर हमको बनाना है, तो मान लीजिए एक सेट हम तीसरा लेते हैं डी, जिसमें ये ए का भी एलिमेंट आएगा और बी का भी एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि एक डी एक ऐसा एलिमेंट हो गया, डी एक ऐसा सेट हो गया जिसमें ए का भी एलिमेंट है और जिसमें बी का भी एलिमेंट है। आपको पता है कि एलिमेंट यहाँ पर हम रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक डी एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो क्या हो गया, जिसमें ए का भी एलिमेंट है और जिसमें बी का भी एलिमेंट क्या है, कंसिस्ट कर रहा है। और इसी डी को हम क्या कहेंगे, तो इसी डी को हम कहेंगे ए यूनियन बी। यह जो होता है यूनियन का सिंबल होता है, दिखने में यू के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह से होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा होता है, देखने में बेसिकली यू जैसा ही होता है। तो आप यू जैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन का क्या होता है, सिंबल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, एक सेट हो गया जिसमें ए और बी का क्या होगा, एलिमेंट कंसिस्ट करेगा, ठीक है। और यह जो है ए यूनियन बी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही सेट के लिए है, दो से ज़्यादा सेट के लिए भी अप्लाई हो सकता है। 3 सेट होगा, 4 सेट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि लेट ए एंड बी, मतलब कि दो सेट अगर आपको दिया हुआ है, यूनियन ऑफ ए एंड बी मतलब कि ए और बी का जो यूनियन होगा एक सेट होगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब कि जिसमें ए और बी का टोटल एलिमेंट लाइज करेगा, मतलब कि रहेगा। और एंड द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, एक बार ही हम लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ए और ई हो गया, तो यहाँ भी है ए और ई, यहाँ भी है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास में हम जान चुके हैं कि कोई भी अगर सेट हम लिखते हैं तो उसमें जो क्या होता है, एलिमेंट होता है, रिपीट करके हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स बेसिकली क्या है कि दो या दो से ज़्यादा सेट को एक साथ मिलाना, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। और इसका डिनोट करने का यह सिंबल है, ये जो होता है ये क्या होता है, यूनियन का सिंबल होता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन। तो यहाँ पर हम क्या पढ़े, ए यूनियन बी, ठीक है। आगे है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मतलब कि ए और बी क्या होगा, दो सेट होगा। सच दैट ए या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो होगा क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ए जो होगा क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सो समझिए। लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, तो मान लीजिए कि ये एक सेट है और ये बी एक सेट है, ठीक है, दो सेट हो गया। सच दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब ये हुआ कि ए का जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट किस में है, बी में है। मतलब कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट क्या है, बी में है। तभी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता तो हो सकता था कि बी का भी एलिमेंट ए में आता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब इसका मतलब ये क्लियर है कि ए जो है सेट वो क्या है, छोटा है, और बी जो सेट है वो क्या है, बड़ा है। और ए का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है। तो यही कंडीशन यहाँ पर है। देखिए कि ए जो है यहाँ पर ए कॉमा ए है, इसमें दो एलिमेंट है, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए ई, मतलब कि ए का दोनों एलिमेंट यहाँ पर है
और यहाँ पर बी बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह ए और बी में जो रिलेशन है वो क्या चीज़ का है, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। यहाँ पर क्या हो गया, ए या प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी। देन ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा, तो ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेट बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम ए यूनियन बी निकाले हैं, ए यूनियन क्या निकाले हैं, बी। फिर से बताते हैं कि यहाँ पर एक सेट ए हो गया, एक सेट क्या हो गया, बी। ये इस तरह से है कि ए जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो हम यहाँ पर ए यूनियन अगर हम बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी अगर हम निकाले तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ए ई आई ओ यू। तो क्या यह जो ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू है, ये सेट बी के इक्वल है। तो क्या यहाँ पर हम ए यूनियन बी की जगह इसको हम सेट बी भी लिख सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ए या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, ए या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, तब ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा वो सेट बी के क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर ए यूनियन बी बराबर अगर ए आ गया, ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया, ए, इसका मतलब कि बी या सबसेट ऑफ ए होगा। मतलब समझ आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम ले लिए यहाँ पर क्या, ए ले लिए 1 2 3 4 ले लिए, और एक हम बी ले लिए क्या, मान लीजिए कि इसमें हमारे पास है 2 और 3। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि बी जो है, बी का जो एलिमेंट है वो ए में आ रहा है, मतलब कि बी जो यहाँ पर हो गया वो क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, तो बी जो हो जाएगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। तो बी जो हो गया प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम ए और बी का यूनियन अगर हम निकालते हैं, ए और बी का अगर हम यूनियन निकालते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ए और बी के यूनियन में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट उसमें आना चाहिए, इसमें दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 और 3 यहाँ पर भी है, 2 और 3 यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार ही हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर हो गया 4। तो इस तरह से हम देखें कि ए यूनियन बी जो हम एक सेट बनाया जिसमें सेट ए का भी एलिमेंट आ गया और जिसमें बी सेट बी का भी एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है, ये किसके इक्वल है, तो ये सेट ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हम सेट ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है और उसका वैल्यू अगर बी है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट। उसके बाद एक सेकेंड इसको हम मिटाते हैं, ये समझाने के लिए आपको सिर्फ हम बताते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, यह जो एग्जाम्पल है आपका बेस्ट है किस पर, यूनियन ऑफ सेट्स पर। तो दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, मतलब कि ए का ये वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू आपको दिया है 4, 6, 8, 10। आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ए यूनियन बी एक हम ऐसा सेट लेंगे, मतलब कि ए यूनियन बी आप कह सकते हैं कि एक तरह का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही होता है। बस फर्क इतना ही होता है कि यूनिवर्सल सेट में कितना सेट मिलकर के बना होता है ये हमको पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी लिखने से हमको पता हो गया कि ये 2 सेट का यूनियन है। और मान लीजिए 3 का होता तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 4 का होगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। लेकिन जब हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, तो सिर्फ हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पर हमको ये पता नहीं होता है कि यूनिवर्सल सेट कितने सेट से मिलकर के वहाँ पर बना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में 3 है, तो यहाँ पर हो गया 3, 4, 5 और यहाँ पर हो गया 6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पर आ चुका है, 6 यहाँ पर आ चुका है, 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे, और यहाँ पर हो गया 10। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर क्या कि 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो हो गया, ये क्या हो गया, तो ये जो हो गया ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया। मतलब क्या कि जिसमें ए का भी एलिमेंट आ गया और जिसमें बी का भी एलिमेंट आ गया। जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम रिपीट यहाँ पर नहीं करेंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है कि जिसमें लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब कि एक्स एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है। एक्स इस तरह से है कि ए क्या है, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 10, मतलब कि प्राइम नंबर हमको लेना है लेकिन हमको 10 से कम ही लेना है। और एक दूसरा सेट बी है जिसमें दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब कि एक्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 12। और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर वो है वो क्या है, 12 का फैक्टर है, मतलब कि हमको 12 का फैक्टर लेना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी में हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है ए यूनियन बी का। तो उससे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि हम इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि निकाल सकते हैं क्योंकि फाइनाइट है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमको ये पता चलेगा कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकाल सकते हैं।
तो देखिए ए का जो एलिमेंट हम लिखेंगे वो क्या क्या लिख सकते हैं, तो प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, तो प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होता है 2 से, तो पहला प्राइम नंबर हो गया 2, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 9 नहीं हुआ क्योंकि 9 क्या है ऑड नंबर है, 10 तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, बस 7 तक हो गया। तो ये हो गया 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है, लेस देन क्या है 10 है। बी का अगर एलिमेंट हम लिखेंगे तो बी नेचुरल नंबर से हमको लेना है और लिखा हुआ है कि फैक्टर ऑफ 12 है, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है 1 से शुरू होता है, और 1 जो होता है किसी भी नंबर का क्या होता है डिवाइजर होता है, मैंने फैक्टर होता है, तो 1 यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद 2 क्योंकि 2 6 या 12, फिर 3 4 या 12, 4 3 या 12, 5 नहीं होगा, 6 2 या 12, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, क्योंकि आपको पता है कि किसी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है लिमिट होता है, और मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है अनलिमिट। तो इस तरह से 1 2 3 4 6 12 ये सब नेचुरल नंबर है, और ये इस तरह से है कि ये 12 का क्या है 12 का फैक्टर है। हमको इसका ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों का एलिमेंट आ जाना चाहिए, तो जैसे 1 2 3, तो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4, तो देखिए 1 यहाँ पर है लिख दिए, 2 दोनों में आ गया तो एक बार लिख दिए, 3 दोनों में आ गया तो लिख दिए, 4 इसमें एक ही बार है तो एक लिख दिए यहाँ पर, 5 है तो यहाँ पर हो गया 5, फिर 6 है तो 6 हो गया, फिर 7 है तो 7 हो गया, 12 है तो 12। तो यही जो हो गया वैल्यू क्या हो गया ए यूनियन बी का हो गया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट है आपका लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा कि +1 +2 +3 +4 ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि यहाँ पर यह जो बी है आपका वो इस तरह से है कि ये सब नेगेटिव इंटीजर है, क्या है नेगेटिव इंटीजर है। फाइंड ए यूनियन बी, तो हमको ए यूनियन बी निकालना यहाँ पर है कि ए यूनियन बी निकालना है, तो हमको एक ऐसा सेट चाहिए, हमको एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें ए का भी एलिमेंट आ जाए और जिसमें बी का भी एलिमेंट आ जाए ना। तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, अगर जीरो इंटीजर होता, अगर जीरो इंटीजर यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर क्या करते, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटीजर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर यहाँ पर छूट रहा है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो हो जाएगा ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो हो गया वो क्या हो गया इंटीजर हो गया, तो इंटीजर यहाँ पर हम ले लेंगे तो हो गया, लेकिन एक्स यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि इंटीजर में तो यहाँ पर जीरो इंटीजर छूट रहा है, तो एक्स एन इंटीजर हो गया, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, मतलब कि एक्स जो हो गया वो जीरो में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि एक्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स डज नॉट इक्वल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो को यहाँ पर हम छोड़ रहे थे। यहाँ पर हम इस तरह का सिंबल देते हैं कि हम इस तरह से लिख दें कि एक्स जो होगा जीरो के इक्वल यहाँ पर हम नहीं लेंगे, बाद बाकी एक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा नेगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन सिर्फ जीरो इंटीजर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मैंने एक्स क्या हो गया इंटीजर हो गया, क्योंकि इंटीजर यहाँ पर करने से ये हो गया कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा और इसमें नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएगा। एक कंडीशन और हम क्या दे दिए कि एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्स यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर होगा तो जीरो इंटीजर हो जाएगा, तो जीरो को हमको यहाँ पर छोड़ देना है, क्यों क्योंकि यहाँ पर जीरो का जिक्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दिया हुआ ए में दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 n बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स है एक्स इस तरह से कि 2n + 1, तो आपको पता है कि 2n + 1 जो है वो किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ऑड नंबर का होता है, मतलब कि ऑड इंटीजर का होता है। और यहाँ पर जेड दिया था, जेड मतलब यहाँ पर इंटीजर, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जेड का वैल्यू यहाँ पर अगर हम जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आपका क्या है ऑड इंटीजर है। अगर जेड का वैल्यू अगर मान लीजिए कि -1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो -1 भी आपका क्या है ऑड इंटीजर आ गया, और 1 आपका सिर्फ ऑड इंटीजर, लेकिन वहाँ पर वो नेगेटिव ऑड इंटीजर आया था, यहाँ पर 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम लेते हैं 1, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 3 भी आपका क्या है ऑड इंटीजर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या समझे कि 2n + 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n + 1 n बिलोंग्स टू जेड, तो जेड का मतलब यहाँ पर हम जीरो ले सकते हैं, -1 -2 ले सकते हैं इनका वैल्यू, फिर 1 2 3 4 हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर हमारे यहाँ पास क्या आएगा वो आपका क्या होगा ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, मतलब कि ऑड इंटीजर आएगा, क्या आएगा ऑड इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, मतलब कि 2n + 1 से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ऑड इंटीजर हमको मिलेगा, जो क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है और जो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है,
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बता दिए कि अगर मान लीजिए कि एन का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, एन का वैल्यू अगर यहाँ पर हम -1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और +1। तो -2 और +1 क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर आया और क्या है -1 ऑड है तो नेगेटिव ऑड इंटीजर आ गया। अच्छा, यही इसके वैल्यू की जगह हम मान लीजिए लेते क्या, 0 लेते हैं। तो एन का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेड में 0 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 1 तो 1। 1 क्या आ गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गया। तो यहाँ से आप क्या समझे कि यहाँ पर ऑड इंटीजर आएगा 2n + 1 से, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है b = x सच दैट x = 2n, यहाँ पर x जो है वो 2n के इक्वल है, n बिलोंग्स टू z। तो n बिलोंग्स टू z का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो n बिलोंग्स टू z का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि n जो है z से तो बिलोंग करेगा, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, जीरो इंटीजर ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, n का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो 0 आपका क्या हो गया, तो 0 आपका हो गया, 0 जो आपका हो जाएगा इवन इंटीजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप लेते हैं क्या, फिर यहाँ पर अगर आप लेते हैं मान लीजिए -1 लेते हैं, तो -1 लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। तो -2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो -2 जो आपका है वो हो जाएगा आपका -2 आपका हो जाएगा इवन, -2 आपका हो जाएगा इवन इंटीजर और क्या आ जाएगा नेगेटिव में, मतलब कि नेगेटिव इवन इंटीजर। तो इस तरह से आप क्या समझे कि यह जो सेट ए है और सेट बी, यह जो सेट ए है और सेट बी, तो यहाँ पर ऑड इंटीजर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इवन इंटीजर हो गया और यहाँ पर जीरो इंटीजर भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब n का वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पर जीरो इंटीजर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या समझे कि ये दोनों को अगर हम इंटीजर मान लेते, क्या मान ले, इंटीजर, मतलब कि ए यूनियन बी अगर हम इंटीजर लेंगे तो उसमें ये ऑड इंटीजर भी आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर भी आ जाएगा और जीरो इंटीजर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जेड, मतलब कि x जो यहाँ पर हो गया वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है z से। यहाँ पर हम i से भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू i। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया a यूनियन b। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हम क्यों यहाँ पर -1 किए थे, तो यहाँ पर हम इसको x ≠ 0 इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ पर हम इंटीजर लिख देंगे। तो यहाँ पर a जो आपका सेट a है वो भी आ जाएगा और सेट b भी आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, लेट ए = 1 2 3, मतलब कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट दिया हुआ है, एक बी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट दिया हुआ है और एक सी एलिमेंट है जिसमें 3 सेट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि तीनों का यहाँ पर यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी एक ऐसा हम क्या लेंगे, सेट लेंगे, हम एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें ए का भी एलिमेंट आ जाए, जिसमें बी का भी एलिमेंट आ जाए, जिसमें सी का भी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी = यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए का एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3। तो ए का एलिमेंट हम लिख लिए। अब 1 2 3 लिख लिए तो देखिए 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर हम लिख दिए हैं, 2 यहाँ पर था, 2 और किसी में नहीं है, 1 तो सिर्फ 1 इसी में है। फिर यहाँ पर 3 जब हम लिख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 7 और 8। तो इस तरह से हम देख लिए यहाँ पर क्या कि इसमें जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट ए में आ रहा है, मैंने इसमें का कहने वालों कि ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह से है जिसमें ए का भी एलिमेंट आ गया 1 2 3 तो 1 2 3, बी का एलिमेंट 3,5 तो 3,5, सी का एलिमेंट 4 7 8 4 7 8। तो इस तरह से इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी एक ऐसा सेट हो गया जिसमें ए का भी एलिमेंट आ गया, बी का भी एलिमेंट आ गया और सी का भी एलिमेंट आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं द यूनियन ऑफ एन सेट। ये नोट में लिखा हुआ है, एक रिमार्क पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। द यूनियन ऑफ एन सेट, मतलब कि सेट अगर आपको जैसे यहाँ पर 3 सेट दिया हो, इस तरह से आपको एन सेट दिया रहेगा, मतलब कि 10 सेट 12 सेट 15 सेट, तो उसका अगर आपको यूनियन निकालना होगा तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है द यूनियन ऑफ एन सेट्स। एन का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो A1 मान लीजिए कि सेट एक A1 था, एक सेट A2 था, एक सेट A3 था, कहाँ तक है तो AN तक है। तो इज डिनोटेड बाय, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इस तरह से AN तक चला जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, तो U का मतलब यहाँ पर हो गया यूनियन, U का मतलब क्या हो गया, यूनियन हो गया, सेट A का हो गया, और A जो है उसका मतलब नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो 1 से लेके कहाँ तक होगा, तो N तक, मतलब कि इसमें
1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट।